दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल रेजिमेंट किसके सुझाव पर बनी थी। तो दोस्तों जो गढ़वाल रेजिमेंट बनी थी वो किसके सुझाव पर बनी थी, तो ये बलभद्र सिंह नेगी के सुझाव पर बनी थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखना है दोस्तों कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो वो शुरू में जो बनी थी ये 5 मई 1887 को बनी थी और ये अल्मोड़ा में बनाई गई थी। ये आपको याद रखना है। और बाद में इसका जो मुख्यालय था दोस्तों वो 4 नवंबर 1887 को लैंसडौन लाया गया था। ये आपको याद रखना है, 4 नवंबर को 1887 में इसे लैंसडौन ट्रांसफ़र किया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इससे संबंधित अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं कि इसे जो राइफल का खिताब मिला था दोस्तों वो 1892 में मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और इसे 1921 में रॉयल का खिताब दिया गया था। गढ़वाल राइफल्स को रॉयल का खिताब कब मिला था, तो वो 1921 में मिला था। और राइफल्स का खिताब कब मिला था, तो वो 1892 में मिला था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है वो क्या है, तो वो जय बद्री विशाल है। ये अभी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जनजाति झूम की खेती पर निर्भर है। तो दोस्तों जो झूम की खेती करती है वो राजी जाति है, जो जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और 1967 में इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, इस जाति को, राजी जाति को जंगल का राजा भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो इनसे संबंधित भाषा है, ये जो भाषा बोलते हैं वो कौन सी, तो ये मुंडा भाषा बोलते हैं, जो आपको याद रखना है। और अपने आवाज़ को ये क्या बोलते हैं, तो उसे रोत्यूड़ा बोला जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाले जो आपको याद रखने हैं। राजी जाति से संबंधित अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं कि इसमें जो विवाह होता है दोस्तों वो कौन सा, विवाह से पूर्व एक संस्कार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सांगजांगी या पिंठा संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांगजांगी या पिंठा संस्कार किस में होता है, तो वो राजी जाति में होता है। और इनके जो मुख्य देवता होते हैं वो बागनाथ होते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजी जाति में जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, इनमें एक तेड़ुआ विवाह भी होता है, इसमें एक तेड़ुआ विवाह होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता सिंहनाद के लेखक कौन थे। तो दोस्तों एक कविता है सिंहनाद, ये इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक भजन सिंह थे, जो आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि इसके लेखक कौन थे, तो भजन सिंह थे। और भजन सिंह से संबंधित जो आपको प्रश्न याद रखने हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों 1905 में हुआ था और पौड़ी जनपद में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इनसे संबंधित अन्य रचनाओं में जो आपको याद रखनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं इनकी जो आपको याद रखनी है। आर्यों का आदि निवास स्थान मध्य हिमालय, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, जो आपको याद रखनी है भजन सिंह जी की। और इनकी अन्य रचनाओं में जो आपको याद रखनी है, अमृत वर्षा है, प्रेम बंधन है और कन्या विक्रय है। ये सभी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, जो आपको याद रखनी है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी किसने लिखी है। तो दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति दुर्गाचरण कालाजी थे। ये आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक विल्सन जी की जीवनी किसने लिखी थी, तो वो दुर्गाचरण कालाजी ने लिखी थी। और एक और रचना है जो आपको याद रखना है दोस्तों, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल इनकी मुख्य रचना है दोस्तों, जो आपको याद रखनी है। इनसे संबंधित कुछ रचनाएं जो आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी है, मेमोयर्स ऑफ द राज, ये भी आपको याद रखनी है। मेमोयर्स ऑफ द राज, ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों, इनकी रचना है। और एक रचना और पूछी जाती है, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, ये भी दुर्गाचरण कालाजी की रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, जो आपको याद रखनी हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? तो दोस्तों प्रथम को विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला था उत्तराखंड में? तो ये दरबान सिंह नेगी जी को मिला था और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें दिया गया था 1914 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था? तो वो थे गब्बर सिंह नेगी जी। इन्हें 1915 में ये विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था और ये जो इन्हें मिला था इनकी मृत्यु के बाद मिला था। ये भी आपको याद रखना है कि मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला था? तो वो गब्बर सिंह नेगी जी को मिला था। और यदि पूछे कि सबसे युवा कौन थे तो वो भी गब्बर सिंह नेगी जी थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यदि अगर पूछता है कि पहला किसे मिला था तो वो दरबान सिंह नेगी जी थे। अगर यदि पूछता है कि सबसे युवा या मृत्यु के उपरांत मिलने वाला किसे मिला था तो वो आपको याद रखना है वो गब्बर सिंह नेगी को। और ये कब मिला था? 1915 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1968 में की गई थी और ये 8 जिलों में लागू हुई थी उस समय, जो आपको याद रखना है दोस्तों 1968 में। इससे संबंधित एक प्रश्न जो इससे पहले पूछा जाता है दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1967 में हुई थी और ये रामनगर में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, रामनगर में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो वो थे दयाकृष्ण पांडे जी। दयाकृष्ण पांडे जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कौन सा? पर्वतीय राज्य परिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का हमारा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसे IIRS नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये किस जनपद में है? तो ये देहरादून जनपद में स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, जो आपको याद रखनी है दोस्तों, 1966 में इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको याद रखना है। IIRS जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों मसूरी की सबसे ऊंची चोटी गन हिल है, जो आपको याद रखना है। मसूरी से संबंधित अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं। और मसूरी की स्थापना किसने करी थी या खोज किसने की थी? तो वो कैप्टन यंग जी के द्वारा की गई थी। और वो कब की गई थी? 1825 में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गन हिल। और मसूरी की खोज किसने की थी? तो वो कैप्टन यंग जी के द्वारा की गई थी 1825 में। इससे संबंधित जो आपको प्रश्न याद रखने हैं दोस्तों, सुदर्शन शाह जी ने इन्हें कब ये क्षेत्र दिया था? तो 1820 में। 1820 में ये क्षेत्र दिया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये 1820 में दिया था। और एक प्रश्न जो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती किसने की थी? तो कैप्टन यंग जी ने ही की थी, 1823 में की थी, देहरादून के आसपास, यानी मसूरी के क्षेत्र में इसे पहले लगाया था। सबसे पहले आलू की खेती करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कैप्टन यंग थे, वो भी 1823 में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और मसूरी में ही आपको ये भी याद रखना है कि वहीं पर जॉर्ज एवरेस्ट, एक जगह का नाम है दोस्तों, जॉर्ज एवरेस्ट। ये भी कहाँ पड़ती है? ये भी मसूरी में ही स्थित है। यहाँ से क्या था कि जॉर्ज एवरेस्ट जी थे, जिनका नाम था, ये एक अंग्रेज थे। इनके द्वारा क्या किया गया था कि यहाँ से दूरबीन के द्वारा एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाया गया था। और उन्होंने उसकी ऊंचाई जो बताई थी दोस्तों, जो आपको याद रखनी है, वो बताई थी 29,002 फीट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट जी ने इसका सर्वेक्षण किया था और इसकी ऊंचाई जो बताई थी वो 29,002 फीट बताई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बाद में इसकी जब ऊंचाई ज्ञात की गई थी तो 8,848 मीटर थी। ये भी आपको याद रखना है एवरेस्ट की ऊंचाई। बाद में इन्हीं के नाम पर उसका नाम एवरेस्ट पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो फ्रांसिस वाइट के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ है उत्तराखंड की? तो वो नरेंद्र नगर में है, ये आपको याद रखना है। नरेंद्र नगर किस जनपद में पड़ता है? तो वो टिहरी जनपद में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो वो भी आपको याद रखनी है। वो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों डाक विभाग का पहला एटीएम जो स्थापित किया गया था तो वो देहरादून में किया गया था, देहरादून जनपद में। और कब किया गया था? तो ये 14 मई 2015 को किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है दोस्तों। 14 मई 2015 को देहरादून में प्रथम डाक विभाग का पहला एटीएम स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट के थे? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में प्रथम जो परमवीर चक्र मिला था वो किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो ये 4 कुमाऊं रेजिमेंट से थे, जो आपको याद रखना है दोस्तों। अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, दूसरा जो परमवीर चक्र मिला था वो किसे मिला था? तो वो शैतान सिंह को मिला था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, शैतान सिंह को जो दूसरा परमवीर चक्र मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला जो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मिला था। और शैतान सिंह को कब दिया गया था? तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इन्हें ये परमवीर चक्र दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ये रस्किन बॉन्ड जी की रचना है, जो आपको याद रखना है। इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म 1935 में हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश कसाली में हुआ था इनका जन्म। ये भी आपको याद रखना है कि 1935 में हिमाचल प्रदेश के कसाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी पहली रचना है वो कौन सी है, वो भी आपको याद रखनी है। तो वो है रूम ऑफ द रूफ, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है रूम ऑफ द रूफ, ठीक है दोस्तों। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी आपको याद रखनी है। और ये रचना कब की गई थी? तो ये 1955 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों कि इनकी जो पहली रचना थी कौन सी थी? वो रूम ऑफ द रूफ थी, 1955 में लिखी गई थी और ये मसूरी में लिखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग द्वारा बार बार रिपीट किए जाते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब हुई थी? 1 जून 2002 में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है? तो दोस्तों अजयपाल को किस ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है? तो वो सावरी ग्रंथ है, जो आपको याद रखना है। और ये किसका ग्रंथ है? तो ठाकुर सूरवीर सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। कौन सा दोस्तों? सावरी ग्रंथ। ठाकुर सूरवीर सिंह के द्वारा लिखा गया था सावरी ग्रंथ में, और अजयपाल को इसमें आदिनाथ बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अजयपाल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इन्हें गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो अजयपाल को कहा जाता है। इन्हें ही इंद्र कहा जाता है, इंद्र के नाम से भी जाना जाता है अजयपाल को, और पूर्वादेव भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अन्य नामों में अगर हम बात करें तो दोस्तों इन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है और युधिष्ठिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और किसके द्वारा की गई थी? तो बोसी सेन जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है दोस्तों। 1924 में इसकी स्थापना होती है, अल्मोड़ा में होती है और बोसी सेन जी के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1874 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। और ये कितने % भाग पर है? तो ये 61% भाग पर है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पिथौरागढ़ में लेप्रोसी मिशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में लेप्रोसी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और किसके द्वारा की गई थी? तो मिसेज रीड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि लेप्रोसी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1885 में मिसेज रीड के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों चनौदा जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, वहाँ पर जो गांधी आश्रम था उसकी स्थापना कौन करते हैं? तो वो शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी और 1937 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1937 में की थी। और किसके द्वारा? शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था? तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था तो वो कब हुआ था? 1823 में। और किसके द्वारा? सुदर्शन शाह जी के द्वारा ये किया गया था, क्योंकि टिहरी रियासत की जो टिहरी की स्थापना की थी वो सुदर्शन शाह ने ही की थी। वो कब की थी? 1815 में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी डेट भी आती है 28 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना होती है। और जो पहला भूमि बंदोबस्त था तो वो 1823 में हुआ था सुदर्शन शाह जी के द्वारा। टिहरी में अभी तक दोस्तों केवल 5 बंदोबस्त हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला 1823 में हुआ था। दूसरा जो आपको याद रखना है दोस्तों 1860 में, ये भवानी सिंह जी के द्वारा किया गया था। दूसरा और जो अगला बंदोबस्त हुआ था दोस्तों वो 1870 में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रताप शाह जी के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद अगला बंदोबस्त कीर्ति शाह जी के द्वारा किया गया था, वो 1903 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और जो अंतिम बंदोबस्त था वो नरेंद्र शाह जी ने किया था 1924 में। इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब याद रखने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का हमारा, गढ़वाल जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो तारादत्त गेरोला जी को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रखना है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता चंद्रमोहन रतूड़ी जी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, चंद्रमोहन रतूड़ी जी को। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल जन जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो वो तारादत्त गेरोला हैं। और गढ़वाल जन जागरण का पुनर्पिता किसे कहते हैं? तो वो चंद्रमोहन रतूड़ी जी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर कहाँ है? तो ये बागेश्वर जनपद में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। और बागेश्वर के जो अन्य ग्लेशियर हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, तो वो उसमें कौन कौन से हैं? तो सुंदरडूंगा जो ग्लेशियर है, सुखराम ग्लेशियर है, पिंडारी है और मैकतोली ग्लेशियर है। ये सभी कहाँ पर है? तो ये बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों, कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लागू हुई थी? तो कुमाऊं में जो लाइसेंस नीति लागू हुई थी दोस्तों ये 1889 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। और भारत में जो इसकी शुरुआत होती है तो वो 1858 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि भारत में 1858 में इसकी शुरुआत हुई थी लाइसेंस नीति की। और उत्तराखंड में कब हुई थी? तो ये 1889 में इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। और इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो रेमजे थे, हेनरी रेमजे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा सर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलचित्र संशोधन विधेयक बिल किस वर्ष पास हुआ था? तो चलचित्र संशोधन विधेयक बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, आपको याद रखना है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो ये चारा विकास से है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ये पूछा भी गया है हाल ही में। आपको याद रखना है कि अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो ये चारा विकास से है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब और क्या करें दोस्तों, कमेंट करके हमें बताते रहें कि हमारी वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं वो भी हमें बता दें। धन्यवाद दोस्तों।